तो हर मंच पर कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिंदी और अंग्रेजी में जमकर लताड़ा है और दो टूक कहा कि अब बात होगी तो पीओके पर पाकिस्तान के जबरन कब्जे पर होगी। तिलमिलाए बिलावल पाकिस्तान लौटते ही भारत के खिलाफ जहर उगलने लग गए हैं। तो कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और इसके जरिए 13 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। इस दौरान पीएम को देखने के लिए जिस तरह जनसैलाब नजर आया, उमड़ा वो जनसैलाब, उसकी तुलना मोदी लहर से की जाने लग गई है। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स की 74 साल की उम्र में भव्य समारोह में ताजपोशी हुई और जिस पर करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और इस खास कार्यक्रम में दुनिया भर के करीब 2000 शाही मेहमान शामिल हुए, जिनमें भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल थे। और माफिया अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। बताया गया कि अतीक के जनाजे में शामिल होने के लिए शाइस्ता चोरी छुपे प्रयागराज आई थी, लेकिन पकड़े जाने के डर से वो ऐसा कर ना सकी। तो आपको बताएं, कर्नाटक चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में बीजेपी ने यहां पर किस तरीके से देखिए कोशिश की है पूरी ताकत को झोंकने की, और इसी के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया है। तो आज तस्वीर बिल्कुल जुदा नजर आई एक मेगा रोड शो की। काफिला दक्षिणी बेंगलुरु के सोमेश्वर भवन आरबीआई ग्राउंड से शुरू हुआ और मल्लेश्वरम के सांके टैंक पर जाकर खत्म हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फूलों से सजी एक कार पर खड़े नजर आए। पीएम मोदी ने सर पर पारंपरिक पगड़ी मैसूर पेटा पहनी थी। रोड शो के दौरान लोग जगह जगह ढोल नगाड़े के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे थे। पीएम के रोड शो के दौरान सड़कों पर कर्नाटक की संस्कृति की झलक भी नजर आई। रोड शो के दौरान सड़क के दोनों हिस्सों को बीजेपी के झंडों से पाट दिया गया था। बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थकों ने भगवा शॉल और टोपी पहनी हुई थी। रोड शो से ये है, अभी इधर का कर्नाटक में 100% बीजेपी है और मोदी जी आए अभी क्या बूस्टर जैसा है, अभी और 20% और वोट बढ़ जाएगा, तो 100% इधर बीजेपी बहुमत से आ जाएगा। पीएम मोदी कल भी बेंगलुरु में 10 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। तो बेंगलुरु रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए देखिए काफी संख्या में भीड़ वहां पर पहुंची हुई थी और इनमें बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के अभिवादन को स्वीकारा है। शानदार तस्वीरें। और इन लोगों की चाहत सिर्फ पीएम मोदी की एक झलक पाने की थी। सड़क के दोनों तरफ काफी संख्या में लोग लाइन लगाकर खड़े नजर आए। पीएम मोदी जब चामराजपेट इलाके से गुजरे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया। रोड शो के दौरान भीड़ मोदी मोदी के नारे लगाती सुनाई पड़ी। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए यहाँ लोग घंटों से इंतजार कर रहे थे। सड़क किनारे खड़े लोगों ने पीएम मोदी पर फूलों की बरसात की। प्रधानमंत्री जो है चामराजपेट से गुजरते हुए आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों तरफ लोगों की भीड़ है, पुष्पों की वर्षा की जा रही है। इस दौरान लोग जय श्री राम के नारे भी लगाते हुए सुनाई पड़े। वहीं चामराजपेट इलाके में ही कुछ लोगों के एक समूह ने पीएम मोदी के लिए वेद मंत्रों का पाठ भी किया। ये लोग किसी पार्टी से संबंधित नहीं रखते थे। इन लोगों ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता से काफी ज्यादा प्रभावित हैं। वसुधैव कुटुंबकम, उसी पर आधारित इस समय जो मंत्रों का पाठ किया गया और यही संदेश, यही शक्ति वो प्रधानमंत्री को देना चाहते हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर लोगों के अभिवादन का जवाब दिया।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान बेंगलुरु भगवा रंग में रंगा नजर आया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर ने काफी लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा, जिसमें कि वो श्री राम के साथ नजर आए। इसके साथ ही रोड शो के रास्ते में लगे पोस्टर में श्री कृष्ण भी नजर आए। पोस्टर में पीएम मोदी भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के बीच खड़े नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मेगा रोड शो में अलग अलग कलर देखने को मिल रहा है, अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है। हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर खड़े हैं, घंटों से खड़े हैं। कई तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। उन्हीं में से एक तस्वीर है, ये एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है। रोड शो के दौरान मौजूद लोगों ने कहा था कि पीएम मोदी भी एक अवतार ही हैं। I feel this is one more avatar of Bhagavan, and we are really lucky as Indians that Modi has come to the rescue of all the Hindus. पीएम मोदी को अपने बीच पाकर बेंगलुरु के लोग बहुत ही उत्साहित दिखे। मोदी, 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 मोदी। तो कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली के मुद्दे ने काफी जोर पकड़ा है, सबका ध्यान आकर्षित किया और इसीलिए बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो में बजरंगबली भी नजर आए हैं, क्योंकि खुद पीएम मोदी ने रैली में बजरंगबली का मुद्दा उठाया था। लिहाजा उनके रोड शो में एक शख्स भगवान हनुमान के भेष में नजर आया। रोड शो के दौरान सभी की नजरें इस शख्स पर आकर ठहर गई थी। इस शख्स की वेशभूषा आकर्षण का केंद्र रही। रैली में कुछ लोग बजरंगबली का मुखौटा पहने भी नजर आए। वहीं एक शख्स के हाथ में बजरंगबली का गदा तो दूसरे हाथ में बीजेपी का कमल दिखा। दुर्भाग्य है जो बजरंगबली को, बजरंग दल को जो बैन करने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन का चुनावी वायदा किया है, जिस पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस बजरंगबली को कैद करना चाहती है। इसी के बाद से राज्य के चुनाव में बजरंगबली के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। तो बेंगलुरु में रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बादामी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर खूब निशाने साधे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में बजरंग दल पर बैन की चर्चा तो नहीं की, लेकिन कहा कि कांग्रेस ने तय किया है कि वो तुष्टीकरण और गाली देने की पुरानी आदत को नहीं छोड़ेगी। वो अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ेगी। वो एपीजमेंट, तुष्टीकरण, तालाबंदी और गाली को ही चुनावी मुद्दा बनाएगी। तुष्टीकरण अपनी वोट बैंक का, तालाबंदी बीजेपी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करना, गाली ओबीसी समाज को गाली, लिंगायत समुदाय को गाली, और जब इनसे भी जीना भरे तो मोदी को गाली। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोग देश के लोकतंत्र पर हमला करते हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार की बात करते हुए सवाल किया कि ये कौन सा पंजा है जो 1 रुपए में 85 पैसे खा जाता है। यही कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा। कांग्रेस के यही कुकर्म रहे कि हमारा देश इतने दशकों तक पिछड़ा बना रहा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने जिन बीमारियों को अपने वर्षों के शासन में मजबूत किया, अब बीजेपी उन्हीं बीमारियों का परमानेंट इलाज कर रही है। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बजरंगबली पर सियासी घमासान जारी। आपको बताएं, बेलगावी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बजरंगबली का नाम लेते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा कि कांग्रेस ने बजरंगबली का अपमान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सालों तक भगवान श्री राम को ताले में बंद करके रखा, राम जन्मभूमि का मंदिर नहीं बनने दिया, लेकिन पीएम मोदी ने श्री राम मंदिर का शिलान्यास किया। काम भी एक कांग्रेस पार्टी और वहां से भी नहीं उठते। एक कांग्रेस के बड़ा नेता कहता है कि बजरंगबली की जन्मतिथि कौन सी है, बर्थडे कौन सी है, आपके पास सर्टिफिकेट है? अरे कांग्रेस वालों,
पूरे देश को उनकी बर्थडे मालूम है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज दक्षिण कन्नड़ के पुत्तूर में रोड शो किया, जबकि चिकमंगलूर में एक जनसभा में सीएम योगी ने बजरंगबली के नारे भी लगवाए। उन्होंने कहा कि बजरंग दल को बैन करने की बात कर कांग्रेस हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। बजरंग दल को बैन करने का मतलब कांग्रेस के द्वारा सीधे सीधे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हो रहा है और कोई भी हिंदू समाज का नागरिक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे स्वीकार नहीं कर सकता है। सीएम योगी ने कहा कि जिनको एक भारत श्रेष्ठ भारत अच्छा नहीं लगता, वो पीएफआई जैसे देश विरोधी संगठनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो कर्नाटक के उडुपी में भी यूपी के सीएम ने रोड शो किया और इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि जिस तरह हनुमान जी ने रावण की लंका में जाकर रावण के सभी अधर्म के कार्यों को समाप्त करने में योगदान दिया था, ठीक उसी तरह आपको कांग्रेस और जेडीएस के अधर्म कार्यों के खिलाफ संगठित होना ही है। श्री हनुमान जी ने रावण की लंका में जाकर के रावण के सभी अधर्म के कार्यों को समाप्त करने में योगदान दिया था। ऐसे ही आप सभी कर्नाटक के राष्ट्रभक्त कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस और जेडीएस के द्वारा जो अधर्म के कार्य पीएफआई को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, इसके खिलाफ संगठित होकर के डबल इंजन की बीजेपी की गवर्नमेंट को पुनः कर्नाटका के अंदर लेकर के आना है। तो कर्नाटक की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म द केरल स्टोरी का जिक्र किया। इसको लेकर सियासी बखेड़ा छिड़ गया है। विपक्ष ने पीएम मोदी पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगा दिया है। इसके लिए कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने तर्क दिया कि फिल्म झूठ पर बनी हुई है। एक गंदी पिक्चर के बारे में जो झूठ पर मुबन्नी है, उसका प्रमोशन कर्नाटका के विधानसभा के चुनाव में कर रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री को जहां पर तवज्जो लेना था, वहां पर तवज्जो कम ले रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि वो हिंदू मुसलमान किए बिना चुनाव नहीं जीत सकते। यही उनका एक प्रचार का जरिया होता है। जब चुनाव आते हैं तो इस प्रकार की फिल्में बनाओ, एक प्रोपेगेंडा फिल्में बनाइए। और एक अहम मुद्दा होता है हिंदू मुसलमान, उसके सिवा ये लोग चुनाव में जा नहीं सकते। पीएम मोदी ने कहा था कि केरल में चल रही आतंकवादी साजिश का खुलासा द केरल स्टोरी फिल्म में किया गया है। और विपक्ष जो है, फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर विपक्ष जो है प्रोपेगेंडा इसको बता रही है। तो बीजेपी पूछ रही है कि आखिर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष सच्चाई पर पर्दा क्यों डालना चाहता है। इसके लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि फिल्म द केरल स्टोरी में सच दिखाया गया है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर कांग्रेस सच्चाई को क्यों छिपाना चाहती है। अगर द केरला स्टोरी में अगर ये सच्चाई बताएगी कि किस तरह से आतंकवाद को बढ़ाने के लिए हिंदुओं की बेटियों को किस तरह से अपने झांसे में फंसाया जाता है, सच्चाई बताई गई है। और ये कितना बड़ा रैकेट आतंकवाद को बल देने के लिए है और हिंदू बेटियों के साथ जो किया जाता है उसकी भी एक सच्चाई घटनाएं बताई गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने फिल्म द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री कर दिया है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये फिल्म लव जिहाद, धर्म परिवर्तन और आतंकवाद की साजिशों को उजागर करती है। द केरला स्टोरी लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंकवाद के षड्यंत्र को उजागर करती है, उसके घिनौने चेहरे को सामने लाती है। शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस आतंकी झुकाव वाले लोगों के साथ पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी कर रही है। इसीलिए कर्नाटक के लोगों को कांग्रेस से सावधान रहना चाहिए।
और कर्नाटक के कोडागु में बीजेपी के चुनाव प्रचार करने पहुंचे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया को टीपू सुल्तान के परिवार का वंशज कह दिया। हेमंता ने दोनों नेताओं को टीपू सुल्तान की जयंती भारत के बजाय पाकिस्तान में मनाने की नसीहत दे डाली है। इसीलिए आपको मैंने बताना चाहता हूं कि आपने तो नाम पढ़ा है सिद्धारमैया जी, नाम पढ़ा है डीके सुल्तान, डीके शिव कुमार जी। एक्चुअली ये सारे लोग टीपू सुल्तान की ही वंश है, बाकी कुछ नहीं है। दे आर द फैमिली मेंबर्स ऑफ टीपू सुल्तान, बाकी कुछ नहीं है। मैं असम से आया हूँ। मेरा असम में 17 टाइम्स मुगल हमको अटैक किया था, लेकिन मुगल कुड नॉट डिफीट अस। हम अनडिफीटेड रहा। और आज यहाँ आके मैं ये पवित्र भूमि को नमन करता हूँ, किसलिए हमारे कोडाबा का लोगों ने भी टीपू सुल्तान को बार बार हराया था, 18-20 बार उनको हराया था। तो इसीलिए भाइयों और बहनों, कांग्रेस आएगा तो हमारा कर्नाटक भी धीरे धीरे पीएफआई का घाटी बन जाएगा। और इस वक्त खबर मिल रही है हुबली से। सोनिया गांधी का बीजेपी पर बड़ा वार, अंधेर गर्दी की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद। जी हां, बीजेपी देश में नफरत फैला रही है, कहना सोनिया गांधी का। और भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी में घबराहट का माहौल है। 2019 के बाद सोनिया की ये पहली चुनावी रैली। नफरत फैलाना की जिनका काम है, उन्हीं के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा हुई थी। भाजपा सरकार की लूट झूठ, अहंकार और नफरत ने जिस तरह का माहौल बना दिया है, उससे मुक्ति पाए बिना न तो कर्नाटका तरक्की कर सकता है और न देश में प्रगति हो सकती है। इसीलिए राहुल जी के साथ हजारों लाखों लोगों ने 4000 किलोमीटर की इस पदयात्रा में हिस्सा लिया था। और सेना ने अपने LH ध्रुव हेलीकॉप्टर के संचालन पर रोक लगा दी है। सेना ने एहतियातन अपने ध्रुव हेलीकॉप्टर के ऑपरेशंस को 1 महीने के लिए रोक दिया। इसी हफ्ते 4 मई को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया। द केरला स्टोरी पर मचे बवाल के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिल्म द केरला स्टोरी के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सच्चाई छिपाना चाहती है और फिल्म के जरिए आतंक का सच उजागर हो गया है। मणिपुर में आदिवासी आंदोलन के बाद भड़की हिंसा की स्थिति में अब थोड़ा सुधार हुआ है। राज्य में हिंसा थम गई है, लेकिन हालात अब भी तनावपूर्ण है। 13,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। वहीं राजधानी इंफॉल में सुरक्षा बल लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और अप्रैल के अंतिम सप्ताह के दौरान भारत को विदेशी मुद्रा भंडार के मोर्चे पर अच्छी खबर मिली है, जबकि पाकिस्तान में एक बार फिर विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट दर्ज की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार आपको बताएं, बीते 28 अप्रैल को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें, 4.532 अरब डॉलर की जोरदार बढ़ोतरी हुई है, जिससे अपना विदेशी मुद्रा भंडार 588.780 अरब डॉलर पर पहुंच गया है और विदेशी मुद्रा भंडार 10 महीने के टॉप पर पहुंचा है। और इससे पहले 21 अप्रैल 2023 को समाप्त सप्ताह के दौरान अपने विदेशी मुद्रा भंडार में 2.16 अरब डॉलर की कमी आई थी। हालांकि उससे एक सप्ताह पहले 1.56 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज हुई थी। और अक्टूबर 2021 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तो 645 अरब डॉलर के ऑल टाइम हाई पर गया। रिजर्व बैंक के साप्ताहिक आंकड़ों पर बात करें, गौर फरमाएं तो 28 अप्रैल 2023 को समाप्त सप्ताह के दौरान अपना फॉरेन करेंसी एसेट भी बढ़ा है, जो इस दौरान 4.99 अरब डॉलर बढ़कर 519.48 अरब डॉलर पर जा पहुंचा है। तो आपको बताएं, गोवा में एससीओ समिट की बात करते हैं। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को खरी सुनाई है। सबसे पहले उन्होंने पड़ोसी मुल्क पर, कश्मीर पर आईना दिखा दिया। पड़ोसी मुल्क को देखिए।
और श्रीनगर में G20 की बैठक पर सवाल उठाने के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरा गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से अब सिर्फ POK खाली करवाने पर बात होगी। उनका कोई G20 से लेना देना नहीं। आई विल ऑल्सो से उनका कोई श्रीनगर से भी लेना देना नहीं। There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. विदेश मंत्री ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर पाकिस्तान के सवाल उठाने पर भी तीखा हमला बोला है। I have a phrase which is wake up and smell the coffee. 370 is history. Sooner people realize it, the better. और विदेश मंत्री यहां पर नहीं रुके, उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर भी पाकिस्तान का जमकर घेराव किया। जयशंकर ने साफ कहा कि आतंकवाद से पीड़ित और उनका पोषण करने वाले आतंकवाद के मुद्दे पर एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रमोटर और प्रवक्ता भी बता दिया। As a promoter, justifier, and I'm sorry to say, spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered. जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान दुनिया भर में बेनकाब हो चुका है और इस मुद्दे पर उसकी साख तेजी के साथ गिर रही है। The terrorism matter, I mean, I would say Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. दरअसल आतंक को पोषित करने वाला पाकिस्तान खुद को आतंक से पीड़ित बताने की कोशिश करता रहता है, लेकिन इस बार जयशंकर ने इस प्रोपेगेंडा से पर्दा हटा दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत चीन संबंध को लेकर भी जमकर बयान दिए। SCO की बैठक के बाद उन्होंने साफ कहा कि भारत और चीन, देखिए, उनके रिश्ते सामान्य नहीं हैं, क्योंकि सीमा पर शांति नहीं। India China relations are not normal and cannot be normal if the peace and tranquility in the border areas is disturbed. I've been very, very clear about it. I've been very consistent about it, and I have not changed my position at this meeting either. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को LAC से सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया को और तेज करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी नाराजगी जताई है। I think it was made very clear, not once but twice in the SCO meeting, that connectivity is good for progress, but connectivity cannot violate the territorial integrity and sovereignty of states. So this has been our long-standing position. Nobody should have any doubt about it. और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भारत में SCO के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में शामिल होने के बाद अपने मुल्क वापस लौटे और वहां पर पहुंचते इन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। इस दौरान आतंकवाद पर बेनकाब हो चुके पाकिस्तान के विदेश मंत्री BJP और RSS पर हमला करने से नहीं चूके। भारत में BJP का कोशिश रहा है या RSS का कोशिश रहा है कि दुनिया भर के सारे मुसलमान को दहशतगर्द करार दे। अगर वो मुसलमान भारत में रहते हैं तो उनको भी दहशतगर्द करार देते हैं, और कोई पाकिस्तानी नजर आता है तो उनको भी वो दहशतगर्द करार देते हैं। उस मिथ को तोड़ने की कोशिश की गई है। बिलावल ने कश्मीर का राग भी अलापा और कहा कि जब तक भारत आर्टिकल 370 हटाने का फैसला वापस नहीं लेता, तब तक कोई सार्थक चर्चा नहीं हो सकती। पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ आज भी वही है कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 का यूनिलैटरल इलीगल एक्शंस कश्मीर में वो रिवर्स नहीं करते हैं, हम मीनिंगफुल डायलॉग में इंगेज नहीं कर सकते। और यही वजह था कि मैंने किसी मौके पे भी ना उनका वज़ीर ख़ारजा या वज़ीर आज़म से मुलाकात का दरख्वास्त किया था। हालांकि सच तो ये भी है कि SCO समिट के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आर्टिकल 370 पर आईना दिखा दिया और बिलावल को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी गई। फिर भी बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पहुंचकर डींगे हाँकता नजर आया। और पाकिस्तान के लाहौर में खालिस्तानी आतंकवादी परमजीत सिंह पंजवड़ मारा गया है। बताया जा रहा है कि अज्ञात बाइक सवारों ने लाहौर के एक जौहर कस्बे में एक सोसाइटी में घुसकर परमजीत सिंह पंजवड़ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। हमला इतना सटीक रहा कि परमजीत सिंह पंजवड़ की मौके पर मौत हो गई। पंजवड़ खालिस्तान कमांडो फोर्स का सरगना था और पाकिस्तान में नाम बदलकर आतंकी गतिविधियों में संलिप्त था। चंडीगढ़ में 30 जून 1999 को पासपोर्ट कार्यालय के पास जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो परमजीत सिंह पंजवड़ ने करवाया था।
और देश को ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप और डायमंड लीग में मेडल दिलवाने वाले जावलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एक और कारनामा कर दिखाया और इस बार उन्होंने डायमंड लीग में इतिहास रच दिया है। डायमंड लीग में लगातार दूसरा गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। दोहा में चल रही प्रतियोगिता के फाइनल्स में नीरज ने अपने पहले ही प्रयास में 88.67 मीटर भाला फेंक डाला, जो गोल्ड विनिंग परफॉर्मेंस साबित हो गया। और उसके साथ ही नीरज ने साल 2023 का पहला गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आपको बताएं, जावलिन थ्रो फाइनल्स में नीरज चोपड़ा और सिल्वर मेडल विनर चेक रिपब्लिक के जैकब वाडलेच के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। मुकाबले की रोचकता का अंदाजा लगाइए इसी से कि दोनों की जीत हार का अंतर महज 0.04 मीटर का रहा है। पिछले साल नीरज ने ज्यूरिख में डायमंड लीग में पहला गोल्ड हासिल किया था और 2022 में नीरज ने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भारत को सिल्वर मेडल दिलवा दिया था। तो गैंगस्टर अनिल दुजाना की संपत्ति को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना की संपत्ति को लेकर बड़ी जानकारी मिली है। खबरों की माने तो अनिल दुजाना ने अपने खौफ से 150 करोड़ की अवैध संपत्ति बनाई थी। एसटीएफ को दुजाना से जुड़े 40 मोबाइल नंबर मिले हैं। महाराष्ट्र के पुणे में एक सजावट सामग्री के गोदाम में भीषण आग लग गई। इस आग में झुलसने से 3 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बहराइच से सड़क हादसे की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक ऑटो को जबरदस्त टक्कर मारी और रौंदते हुए आगे निकल गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग घायल हो गए हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एसबीआई बैंक में तैनात गार्ड ने बैंक मैनेजर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। घटना के बाद पुलिस ने गार्ड को गिरफ्तार किया और बैंक मैनेजर को अस्पताल पहुंचा दिया गया। और माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर देखिए जानकारी, एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल अतीक के जनाजे में शाइस्ता वेश बदलकर शामिल होना चाह रही थी, जिसके लिए शाइस्ता ने पूरी तैयारी भी कर ली थी। शाइस्ता प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबी जफरुल्लाह नाम के एक शख्स के यहाँ ठहरी थी और यहीं से उसका कसारी मसारी कब्रिस्तान में वेश बदल कर जाने का पूरा प्लान था। बताया जाता है कि मिट्टी में शामिल होने के लिए शाइस्ता परवीन आई थी और इसी घर में उन्होंने अपना ठिकाना जो है वो बनाया था। इस बात का जो खुलासा है, धूमनगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई है। उस एफआईआर में इस तरीके की बातों का जिक्र है कि अतीक की पत्नी जो शाइस्ता परवीन है यहाँ पर आई थी। जफरुल्लाह की अगर बात करें तो माफिया अतीक का बेहद करीबी माना जाता है। मौजूदा समय में देवरिया जेल मामले में वो लखनऊ जेल में बंद है, क्योंकि कब्रिस्तान में भारी पुलिस बल की तैनाती थी और शाइस्ता को पूरा शक था कि वो पकड़ी जाएगी। इसीलिए उसने मिट्टी में जाने का अपना प्लान बदल दिया और वहां से भाग निकली। तो मैं इस बीच आपको बताएं, प्रयागराज के खुलदाबाद में जफरुल्लाह के घर पर शाइस्ता रुकी हुई थी। इस बात का खुलासा जफरुल्लाह के बेटे आतिन जफर ने किया है। शाइस्ता ने छिपने की जानकारी होने पर पुलिस ने आतिन जफर से पूछताछ की और पूछताछ में उसने कबूल किया कि शाइस्ता और 5 लाख का इनामी शूटर साबिर को उसी ने अपने घर में छिपाया हुआ था। अपराधियों को शरण देने के आरोप में पुलिस ने अब जफरुल्लाह के बेटे आतिन जफर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साबिर वही है जो उमेश पाल हत्याकांड मामले में फरार है। 5 लाख रुपए का इनाम है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब 5 लाख रुपए का इनामी हो साबिर और 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन हो, तो ऐसे लोगों को जफरुल्लाह के घर के लोगों ने शरण क्यों दी? इस तरीके की तमाम जो चीज़ें हैं जांच पड़ताल में सामने आई हैं और अब माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जफरुल्लाह के घर और परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई का जो शिकंजा है वो कसेगा। बताया जा रहा है कि यहाँ से निकलने के बाद शाइस्ता ने प्रयागराज के 3 प्रॉपर्टी लीडर्स से भी संपर्क किया था और छिपने के लिए ठिकाना भी मांगा था, लेकिन पुलिस के डर से किसी ने भी शाइस्ता की मदद नहीं की। और पुलिस कस्टडी में हुए अतीक अशरफ मर्डर केस की जांच जारी है। शुक्रवार को सरकार द्वारा गठित की गई न्यायिक जांच आयोग की एक टीम कॉलविन अस्पताल जा पहुंची और हत्याकांड की विस्तार से जानकारी ली। और इस दौरान जांच आयोग की टीम ने उस इलाके को सील कर दिया जहां पर माफिया ब्रदर्स की हत्या हुई थी और फिर वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य भी जुटाए।
कि कॉल्विन हॉस्पिटल का जो परिसर है 15 अप्रैल की जो शाम है, जिस तरीके से पूरी घटना हुई थी, उस घटना को लेकर के न्यायिक आयोग की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और बाकायदा हर एक पहलू को लेकर के जो है जानने की जो कोशिश है वो की जा रही है। फिलहाल ये अब यहाँ से इस पूरे घटनाक्रम की जो रिपोर्ट है 2 महीने के भीतर इसकी देनी है और यही वजह है कि पूरे मामले को लेकर के दूसरी बार न्यायिक आयोग की जो टीम है प्रयागराज के कॉल्विन हॉस्पिटल पहुंच करके पूरे घटनाक्रम की जो बारीकी से पड़ताल है कर रही है। वहीं यूपी पुलिस ने अतीक के वकील खान सौलत हनीफ से भी पूछताछ की, जिसमें खान सौलत हनीफ ने अतीक एंड फैमिली को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। और दिल्ली की तिहाड़ जेल में हुए गैंग वॉर में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या ने तिहाड़ जेल की जो साख है उस पर बट्टा लगा दिया। देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल है ये, जिसमें गोगी गैंग के बदमाश टिल्लू ताजपुरिया को गोदते रहे बदमाश और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। और जो सबसे लेटेस्ट वीडियो सामने आया है उससे ये भी मालूम चल गया है कि जिस वक्त टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई वहां पर पुलिस कर्मियों की मौजूदगी भी थी, और वो भी 1-2 नहीं बल्कि पूरे 8। लेकिन किसी भी पुलिस वाले ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। अब इस पूरे मामले में तिहाड़ जेल प्रशासन ने पुलिस वालों पर एक्शन लिया है। तिहाड़ जेल के 3 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और 4 वार्डन को सस्पेंड किया गया। इसके साथ ही 3 वार्डन के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई। जिन 3 वार्डन के खिलाफ जांच चल रही है उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि एक पुलिस वाला डंडा लेकर आगे को बढ़ता चला गया, लेकिन वो हमलावरों से टिल्लू को नहीं बचा पाया। और जिस टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ जेल में हत्या हुई वो दिल्ली के गैंगस्टर सिंडिकेट बी का मेंबर था, आपको बताएं। और टिल्लू ने ही अपने पुराने साथी और बाद में दुश्मन बने जितेंद्र गोगी को साल 2021 में मौत के घाट उतारा था, और तभी से टिल्लू के दुश्मन उसके पीछे लगे हुए थे। दरअसल टिल्लू ताजपुरिया खुद को सिंडिकेट बी का गैंगस्टर मानता था, जिसमें नीरज भवाना, संदीप ढिल्लू, देविंदर बम्बीहा जैसे कुख्यात बदमाश गैंग में शामिल हैं। लेकिन जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद इस गैंग की दुश्मनी उसी सिंडिकेट ए से ताल्लुक रखने वाले गैंगस्टर से हो गई, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई, कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़, संदीप काला जठेड़ी गैंग, गोगी गैंग जैसे गैंगस्टर्स शामिल हैं। सिंडिकेट बी के टिल्लू ताजपुरिया के इशारे पर उसके गुर्गों ने 2 साल पहले जितेंद्र गोगी की हत्या कर दी थी। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में जज के सामने हुई इस हत्या में हड़कंप मचा दिया था। कहा जाता है कि उसी वक्त सिंडिकेट ए से ताल्लुक रखने वाले लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने कसम खाई थी कि वो जल्द ही टिल्लू ताजपुरिया से जितेंद्र गोगी की मौत का बदला लेकर रहेंगे। और WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के वैश्विक महामारी नहीं होने का ऐलान कर दिया। WHO के इस ऐलान से कोरोना के खतरे का दर्जा घट गया। आपको बताएं, WHO के अनुसार कोरोना ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के दौर को पार कर गया, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि कोरोना वायरस दुनिया में खत्म हो गया है। बीते हफ्ते भी कोरोना से हर 3 मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो रही थी, और इस वायरस से 2020 से अब तक दुनिया भर में करीब 70 लाख लोगों की मौत हुई। WHO ने 30 जनवरी 2020 को कोरोना को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था, और इस वायरस के फैलने के बारे में तब मालूम चला जब चीन ने 31 दिसंबर 2019 को वुहान में निमोनिया से मिलती जुलती बीमारी को फैलने की जानकारी को साझा किया। और इस संबंध में लेसेंट ने जो स्टडी की उसमें कोरोना का पहला मरीज 1 दिसंबर 2019 को मिलने का दावा किया गया। उसके बाद 11 मार्च 2020 को WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया। तो इस बीच पाकिस्तान लौटते ही बिलावल भुट्टो ने फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला। आपको बताएं यहां पर क्या कहा बिलावल भुट्टो ने। SCO समिट खत्म होने और अपने देश लौटते ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने फिर कश्मीर का राग अलापा है। भुट्टो ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए अहम मुद्दा है। वहीं बीजेपी RSS मुस्लिमों को दहशतगर्द करार देना चाहती है। SCO समिट में शामिल होने के बाद चीन के विदेश मंत्री किन गैंग 2 दिन के पाकिस्तान दौरे पर हैं। बीते दिन चीनी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी से मुलाकात की। अमेरिका के टेक्सास में एक केमिकल प्लांट में आग लग गई है। इस भीषण अग्निकांड में फिलहाल 2 लोगों के जख्मी होने की जानकारी है। इलाके को खाली करवाकर आग बुझाने का काम जारी है। सूडान में सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों पक्ष कई बार युद्ध विराम का समझौता कर चुके हैं, लेकिन अब भी हर शहर जंग का मैदान बना हुआ है। और ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी में आयोजित एक समारोह में भव्य समारोह में ताजपोशी हुई। इस शाही ताजपोशी ने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा है।
ताजपोशी के दौरान सबसे पहले किंग चार्ल्स लोगों के सामने आए, जिसके बाद आर्क बिशप ने उनके महाराज बनने का ऐलान किया। इसके बाद किंग चार्ल्स को शपथ दिलवाई गई। फिर पवित्र तेल से महाराज का अभिषेक किया गया। सबसे आखिर में उन्हें सेंट एडवर्ड का ताज पहनाया गया। इसके बाद पूरे ब्रिटेन में किंग चार्ल्स को सलामी दी गई। सारी रस्में पूरी होने के बाद किंग चार्ल्स राज परिवार के करीब 700 साल पुराने सिंहासन पर आसीन हुए और इसी के साथ ब्रिटेन में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। तो वहीं ताजपोशी से पहले किंग चार्ल्स ने लोगों का अभिवादन भी स्वीकारा है और इसके बाद परंपरागत तरीके से शपथ हुई है और किंग चार्ल्स राज परिवार के सिंहासन पर बैठ गए। 2000 से ज्यादा मेहमान किंग चार्ल्स की ताजपोशी के गवाह बने, जिसमें 100 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल थे। भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किंग चार्ल्स के ताजपोशी समारोह में हिस्सा लिया। धनखड़ शुक्रवार को ही लंदन पहुंच गए थे और उन्होंने बकिंगम पैलेस में आयोजित एक समारोह में किंग चार्ल्स को सम्राट बनने की बधाई दी। सम्राट की ताजपोशी के समारोह में 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए। खराब मौसम की चेतावनी के बावजूद जिस रास्ते से किंग का काफिला निकला, वहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। और इससे पहले किंग चार्ल्स अपनी पत्नी कैमिला के साथ ताजपोशी के लिए ऐतिहासिक बग्गी पर सवार होकर वेस्टमिंस्टर एबे पहुंचे। ये 4 टन बजबजनी बग्गी 1767 से शाही परिवार के पास है। एयर कंडीशन की सुविधा वाली इस बग्गी को डायमंड जुबली स्टेट कोच कहा जाता है। इसमें बिजली से चलने वाली खिड़कियां भी लगी हैं। ब्रिटेन में इस ताजपोशी को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आया, क्योंकि इस मौके पर करीब 7 दशक के बाद देश को राजा मिला है। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। 70 साल के बाद कॉरोनेशन सेरेमनी हो रही है लंदन शहर में। इस वक्त हम पार्लियामेंट, वेस्टमिंस्टर एबी और बिग बेन के सामने खड़े हुए हैं। रोड क्लोजर, सिक्योरिटी को लेकर अरेंजमेंट्स खूब किए गए हैं। 11,000 से भी ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो पेट्रोल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेशन है, सबसे बड़ा माना जा रहा है। शाही अंदाज वाले इस समारोह के लिए पूरे लंदन को दुल्हन की तरह सजाया गया और इस शाही समारोह ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। तो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म मीशो में छटनी का दौर लगातार जारी और तीसरे दौर में कर्मचारियों की छटनी को लेकर कंपनी ने सफाई भी दी है। बेंगलुरु स्थित ई कॉमर्स यूनिकॉर्न की तरफ से बताया गया है कि तीसरे राउंड में जो कंपनी है 251 कर्मचारियों को निकालने को मजबूर हुई है। ओवर हायरिंग की वजह से हुई इस छटनी की चपेट में कंपनी की कुल वर्कफोर्स का 15% कर्मचारी आ चुका है। मीशो की तरफ से ही छटनी ऐसे वक्त में हुई जब वो फंड जुटाने के लिए संघर्ष कर रही है। मीशो कंपनी ने इस अवधि को फंडिंग विंटर का नाम दिया है और बताया गया कि कंपनी निकाले गए कर्मचारियों को 2.5 से 9 महीने का एक मुश्त भुगतान करेगी। साथ ही निकाले गए कर्मचारियों को पद के हिसाब से दूसरे लाभ भी दिए जाएंगे। इससे पहले पिछले साल अप्रैल में मीशो ने करीब 150 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। तब उसने अपनी किराने की शाखा को फार्मेसों से सुपर स्टोर में बदला था। इसके बाद अगस्त में कंपनी ने 300 लोगों को निकाला। तब कंपनी ने अपने किराना बिजनेस को बंद करने का भी ऐलान किया था। तो वहीं बागेश्वर बाबा की बात करेंगे। बागेश्वर बाबा के लिए बिहार दौरा मुसीबत का सबब साबित हो रहा है और आपको बताएं पहली वजह है लालू के लाल और बिहार के मंत्री तेज प्रताप। बागेश्वर धाम वाले बाबा 13 मई को पटना आ रहे हैं। 13 से 17 मई तक पटना के नौबतपुर में उनका दरबार सजने जा रहा। लेकिन दरबार से पहले ही बाबा के खिलाफ सरकार खड़ी हो गई है। लालू के बेटे तेज प्रताप यादव तो शुरू से ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं। वहीं अब आरजेडी कोटे से मंत्री सुरेंद्र यादव ने बागेश्वर बाबा के खिलाफ विवादित बयान देकर हिंदू संगठनों को और भड़का दिया है। कितना घिनौना कांड है।
शर्म करो और डूब मरो। अगर बिहार में आके आपका बेटी बहन के भूत के नाम पर नचाता है, माँ बहन को नचाता है, तो डूब मरो। बालेश्वर के सामने जो जाता है वो अभी तक टीवी में दिखाया का बालेश्वर को उसमें माँ बहन थी। जो नेता उसको पक्ष करता है, जो पार्टी पक्षधर है, उसकी माँ बहन है उसमें भूत पिचास के साथ। तो वही बीजेपी भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का खुलकर समर्थन कर रही है, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी पीछे नहीं रहे। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेज प्रताप को चेतावनी दे दी कि अगर किसी में दम है तो वो कार्यक्रम को रोक कर दिखा दे। सनातनियों को ललकारे मत। ये राम की भूमि है, परशुराम की भूमि है, हनुमान की भूमि है। कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया जो यहाँ कार्यक्रम करने से। दरअसल तेज प्रताप और बीजेपी के बीच इसीलिए भी ठनी हुई है क्योंकि तेज प्रताप यादव डीएसएस नाम के एक संगठन भी चलाते हैं, जिसकी बीते दिनों उन्होंने कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इन तस्वीरों में तेज प्रताप यादव लड़कों के एक झुंड को कुछ समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन इन तस्वीरों के साथ तेज प्रताप ने जो कैप्शन लिखा उस पर बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि धर्म को टुकड़ों में बांटने वालों को करारा जवाब मिलेगा, तैयारी पूरी है। और आर्मी ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के ऑपरेशंस को 1 महीने के लिए रोका है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 4 मई को ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इस हादसे में एक जवान की जान गई थी, जिसे देखते हुए जो आर्मी है उसने अपने सभी 191 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स के ऑपरेशंस को 1 महीने के लिए बंद करने का फैसला किया। और इससे पहले 10 मार्च को भी ध्रुव हेलीकॉप्टर्स की पूरी फ्लीट के ऑपरेशंस पर रोक लगी। तब 8 मार्च को गश्त पर निकले ध्रुव हेलीकॉप्टर की मुंबई के पास अरब सागर में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ गई थी। आपको बताएं, इसके बाद आर्मी ने इस पूरे मामले की जांच पूरी होने तक इसकी उड़ान पर रोक लगा दी थी। और इसके बाद 26 मार्च को केरल में कोस्ट गार्ड के ध्रुव हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की खबर आई थी। ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को 1984 में हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग लिमिटेड ने तैयार किया, जिसको 2002 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को 2 पायलट्स उड़ाते हैं। 52.1 फीट लंबे इस हेलीकॉप्टर की ऊंचाई 16.4 फीट है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 291 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ध्रुव हेलीकॉप्टर में 12 सैनिक बैठ पाते हैं और ये बिना रुके 630 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों के खिलाफ आपको बताएं किस तरीके से ऑपरेशंस चल रहे हैं। सेना के ऑपरेशंस के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजौरी में सेना के कैंप में जा पहुंचे आज, जहां उन्होंने जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान रक्षा मंत्री के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सेना प्रमुख मनोज पांडे भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और साफ किया कि पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सेना के कैंप में जब राजनाथ सिंह हौसला बढ़ा रहे थे, उस दौरान सभी जवान एक कतार में खड़े नजर आए हैं। इस दौरान वहां मौजूद अधिकारियों ने कुछ जवानों की बहादुरी के बारे में रक्षा मंत्री को जानकारी दी। राजनाथ सिंह वहां पर एक जवान के साथ मुलाकात करते दिखे और उनके कंधे पर हाथ रखकर उनका हौसला भी बढ़ाया गया। रक्षा मंत्री से मुलाकात के दौरान वहां मौजूद जवान भी बहुत खुश नजर आए और उन्होंने भी अपना परिचय देते हुए रक्षा मंत्री से बातचीत की। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की और आतंक के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन को और तेज करने के लिए कह दिया गया। और राजौरी के कंठी इलाके में शुक्रवार से चल रहे एनकाउंटर में सुरक्षा बल ने एक और आतंकी को सुबह मार गिराया। आपको बताएं कि इस एनकाउंटर में एक आतंकवादी जख्मी भी हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जवानों ने इस आतंकवादी को जंगल में घेर लिया था, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में इसे मार गिराया गया, जबकि इसका एक साथी घायल हालत में भागने में कामयाब हो गया। मारे गए आतंकवादी के पास से जवानों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है, जिसमें कि एक AK-56 राइफल, इसके अलावा 4 मैगजीन AK की और 56 राउंड, इसके अलावा एक 9mm पिस्टल और 3 ग्रेनेड और एक एम्यूनिशन पाउच जो है वो यहाँ से बरामद हुआ है। जिस जगह ये आतंकवादी मारा गया वहाँ से रुक रुक कर लगातार गोलियों की आवाज आती सुनाई थी। बताया जा रहा है कि पुंछ में 20 अप्रैल को सेना के जवानों पर हुए हमले में ये आतंकवादी शामिल थे।
सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि 20 अप्रैल को बट्टा दुनिया इलाके में जो मेंढर का इलाका है वहां पर जो आतंकी हमला हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेस पर, उसमें जो आतंकी शामिल थे वही आतंकी जो है वो इसमें छुपे हुए। बताया जा रहा है कि घना जंगल और पहाड़ी इलाका होने की वजह से आतंकियों को ढेर करने में समय लग रहा है। जी न्यूज़।